कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीस यंग ई है। लीस यंग आई एक कोरियन फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसलेटर है जो कि चाइना और कोरिया के बीच में होने वाले बिजनेस डील को मैनेज करती है। लीस यंग आई का काफ़ी बड़ा नाम है, यहाँ तक कि कोरिया के मिनिस्टर भी उसके नाम से प्रभावित हैं। एक दिन जब लीस यंग ई अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रही थी तब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हम जिस इंसान को इतने समय से ढूंढ रहे थे उसका पता चल गया है। ये सुनकर लीस यंग ई काफ़ी बेचैन हो जाती है और फौरन ही मीटिंग ख़त्म करके उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ से उस आदमी का पता चला है। ये लीस यंग उस इंसान को पिछले 10 साल से ढूंढ रही है और इस कहानी में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साउथ कोरिया के इंचिन शहर में एक आदमी जिसका नाम पार्क डूसू है, वह और उसका सहायक जंग बेई दोनों इस शहर के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि पार्क डूसू एक लोन कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है। उनकी कंपनी से एक महिला जिसका नाम कांग मिंजा है ने लोन लिया है जिसकी ईएमआई पिछले 2 महीने से बाकी है और इस वजह से पार्क डूसू और जंग बेई उस महिला को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी वह पार्क डूसू को नहीं मिलती और वे दोनों थके हारे अपने घर वापस लौटते हैं। तभी उन्हें सामने से कांग मिंजा अपने 10 साल की बच्ची लीस यंग ई के साथ आती हुई दिखाई देती है। कांग मिंजा पार्क डूसू को देख लेती है और भागने लगती है। पार्क डूसू उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और एक नोटिस दिखाते हुए उससे पैसे की मांग करता है। कांग मिंजा कहती है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकती क्योंकि हाल ही में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद हमारी घर की कंडीशन खराब हो गई है। मैं अगले महीने आकर पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट आपको दे दूंगी। तभी ली स्विंग ई पार्क डूसू के हाथ को काट लेती है और चिल्ला चिल्ला कर वहां के लोगों को इकट्ठा करने लगती है। लेकिन पार्क डूसू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कांग मिंजा की बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम्हें लोन के बदले में हमारे पास एक कीमती चीज़ गिरवी रखनी होगी। तो कांग मिंजा कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं गिरवी रख सकूं। तब पार्क डूसू उसकी 10 साल की बेटी लीस यंग ई को उठा लेता है और उसे लेकर अपने साथ ले जाने लगता है। अपने बच्चे को जाते देख कांग मिंजा पार्क डूसू से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पार्क डूसू उसकी बात नहीं सुनता है और कांग मिंजा से बोलता है कि कल तुम $750 लेकर मेरे ऑफिस चले आना और अपनी बच्ची को लेकर चली जाना। यह कहकर पार्क डूसू लीस यंग आई के साथ वहां से चला जाता है। रास्ते में पार्क डूसू लीस यंग आई से बोलता है कि मुझे तुम गलत मत समझो, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया से रखूँगा और खाना भी दूंगा। बस कल तुम्हारी माँ पैसे लेकर आ जाए फिर तुम उनके साथ चली जाना। तभी कार के पीछे बैठा जंग बेई पार्क डूसू से बोलता है कि अगर इसकी माँ ने हमें पैसे नहीं दिए तो क्या हम इस बच्ची को हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे? तो पार्क डूसू उसका जवाब देता है कि $750 के लिए कोई भी अपनी बच्ची को नहीं छोड़ देगा। इसकी माँ कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएगी। इसके बाद पार्क डूसू लीस यंग ई को अपने घर ले आता है और उसे सोने के लिए एक कमरा देता है। पार्क डूसू लीस यंग ई को पान कहकर बुलाता है। इधर कांग मिंजा पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है और सबसे पहले वो उस गैराज जाती है जहाँ उसका पति काम करता था और वहाँ जाकर कांग मिंजा गैराज के ऑनर से पैसे की मांग करती है। वो बोलती है मुझे मेरे पैसे चाहिए जो मेरे पति के आपके पास बकाया हैं। तो गैराज का ऑनर उसे जवाब देता है कि मैंने उसके काम के सारे पैसे उसे दे दिए हैं। लेकिन कांग मिंजा बोलती है कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो गैराज का मालिक बोलता है कि मैंने तुम्हारे पति के सारे पैसे उसे दे दिए हैं, लेकिन वो किसी और लड़की के साथ भाग गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि कांग मिंजा का पति मरा नहीं है, वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया है। इसके बाद कांग मिंजा रोते हुए अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे $750 मांगती है। उसके अंकल पैसे देने को तैयार होते हैं। कांग मिंजा पार्क डूसू को अपने पैसे लेने का मैसेज भेजती है, लेकिन उससे पहले ही कोरिया के पुलिस ऑफिसर्स कांग मिंजा को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब कांग मिंजा पैसे लेकर नहीं आती है तो पार्क डूसू और जंग बेई लीस यंग ई को लेकर कांग मिंजा के घर जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर लीस यंग ई गाड़ी से निकल कर भाग जाती है। पार्क डूसू और जंग बेई लीस यंग आई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। वह लोग निराश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर लीस यंग ई अपने घर अपनी माँ को ढूंढने आती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। इसलिए लीस यंग आई फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना खा लेती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है।
दूसरे दिन पार्क डूसू को पता चलता है कि कांग मिंजा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है। वह तुरंत ही उससे मिलने जाता है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उसे पता चलता है कि ली सियंग ई अभी तक गायब है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर पार्क डूसू को भी एक झटका लगता है। वह सोचता है कि ली सियंग ई इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रह रही होगी। इसके बाद पार्क डूसू कांग मिंजा से मिलता है। कांग मिंजा पार्क डूसू से ली सियंग ई के बारे में पूछती है। पार्क डूसू झूठ बोलता है कि ली सियंग ई उसके घर पर सही सलामत है। फिर कांग मिंजा पार्क डूसू को उसके अंकल का फ़ोन नंबर देते हुए बोलती है कि ये लो, तुम इससे बात करो, ये तुम्हारे पैसे दे देंगे। कांग मिंजा उसे पार्क डूसू को एक पेजर और ली सियंग ई और उसकी फ़ोटो भी देती है और पार्क डूसू से बोलती है ये ली सियंग ई को दे देना। दूसरी तरफ ली सियंग ई अपनी माँ को ढूंढने के लिए अकेली ही घर से निकल पड़ती है। धीरे धीरे रात हो जाती है मगर उसकी माँ उसको नहीं मिलती। अब वह अकेले टहलते हुए रास्ते से जा रही होती है। तभी एक नशेड़ी इंसान की नज़र ली सियंग ई पर जाती है। तभी अचानक पार्क डूसू वहां आ जाता है और उस नशेड़ी की खूब पिटाई करता है। वो नशेड़ी वहां से भाग जाता है। अब छोटी ली सियंग ई रोते हुए पार्क डूसू को बताती है कि उसकी माँ का कोई पता नहीं चला। पार्क डूसू उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। ये सुनकर ली सियंग ई रोने लगती है। उसका इस तरह से रोना देखकर पार्क डूसू का दिल पिघल जाता है। पार्क डूसू ली सियंग ई को बताता है कि उसके अंकल आकर उसको ले जाएंगे और पार्क डूसू उसको घर ले आता है। पार्क डूसू बहुत उदास हो जाता है और ली सियंग ई से कहता है कि कोई बड़े घर वाला उसे अडॉप्ट करने वाला है जो उसे पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगा। पार्क डूसू बार बार ली सियंग ई को पान कहकर पुकारता है, जो कि ली सियंग ई को ये चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए वो भी पार्क डूसू को एक नया नाम देती है, सुमो, जिसका मतलब होता है आई एम द विनर, जो पार्क डूसू को काफ़ी पसंद भी आता है। पार्क डूसू ली सियंग ई को मॉल घुमाता है, नए नए कपड़े खरीदता है। ये सब देखकर ली सियंग ई बहुत खुश होती है और वह अब पार्क डूसू को काफ़ी पसंद करने लगती है। शाम को डिनर करते वक्त पार्क डूसू ली सियंग ई से पूछता है कि वह अपने अंकल के साथ जाने से पहले वह कुछ कहना चाहती है। तो ली सियंग ई उससे कहती है कि वह तेजी नाम के एक डीजे के कंसर्ट में जाना चाहती है। पार्क डूसू ली सियंग ई को अब दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वह उसे उस कंसर्ट में ले जाता है और ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उस कंसर्ट से निकलते हुए पार्क डूसू ली सियंग ई को उसकी फेवरेट सिंगर की सीडी गिफ्ट करता है, जिससे ली सियंग ई बहुत खुश होती है और पार्क डूसू को गले लगाकर थैंक्स कहती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ली सियंग ई का इस तरह का प्यार देखकर पार्क डूसू का दिल उसकी तरफ खींचता चला जाता है। रात को वो सभी ली सियंग ई का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ली सियंग आई अब वहां से जाना नहीं चाहती है और वह अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। उसे इतना दुखी देखकर पार्क डूसू भी बहुत सैड हो जाता है। 2 ही दिन में उसे उस छोटी लड़की से काफ़ी लगाव हो चुका था और उसकी हर मासूम बातें पार्क डूसू के दिल को छू गई थी। दूसरे दिन वो ली सियंग ई को बस स्टैंड में छोड़ने जाता है। पार्क डूसू उसे देखता है और उसे वो अपना पेज नंबर देता है और बोलता है कि कभी तुम्हें किसी बात की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करें। तभी वहाँ के एक स्टोर में पार्क डूसू को सीडी प्लेयर दिखता है और वो उसे खरीद के ली सियंग ई को गिफ्ट देता है। सीडी प्लेयर देखकर ली सियंग ई बहुत खुश हो जाती है और पार्क डूसू को गले लगाती है। फिर से पार्क डूसू का दिल पिघल जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है। तभी ली सियंग ई के अंकल वहां पर आ जाते हैं, मगर ली सियंग ई उसे पहचानने से इनकार करती है। यह देखकर पार्क डूसू कंफ्यूज हो जाता है, मगर ली सियंग ई के अंकल पार्क डूसू को बताते हैं कि काफ़ी दिनों से ना मिलने के कारण शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रही है, और वो अंकल पार्क डूसू के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। पार्क डूसू ली सियंग ई को अंकल के हवाले कर देता है। ली सियंग ई को जाते देखकर पार्क डूसू काफ़ी उदास हो जाता है। अब ली सियंग ई के जाने के बाद उसका कहीं पर भी दिल नहीं लगता। वो हर पल ली सियंग ई के बारे में ही सोचने लगता है। जंग बे भी जान जाता है कि ली सियंग ई की याद में पार्क डूसू काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका है और वो उससे कहता है कि वो ली सियंग ई को पेज करें, लेकिन थोड़ी देर बाद पार्क डूसू से रहा नहीं जाता और वो ली सियंग ई को कॉल करता है। वो बोलता है कि वो उसका सुमो बोल रहा है, सुबो जो नाम ली संगी ने उसको दिया था। वो ली सियंग ई को वॉइस मैसेज करता है और पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है, और वो उसे अगली बार कॉल करने का प्रॉमिस करके कॉल रख देता है। पार्क डूसू अगले कई दिनों में ली सियंग ई को काफ़ी वॉइस मैसेज पेज करता है, मगर उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। तो वो उसके अंकल को कॉल लगाता है, मगर वो अंकल भी उस ढंग से बात नहीं करता।
जिससे पार्क डूसू को शक होने लगता है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लीस यंग ई को अपना अंकल बताकर उसको अपने साथ ले गया था, वो कोई और नहीं बल्कि अनाथ बच्चों को बेचने का काम करता है और उसने लीस यंग ई को भी बेच दिया होता है। अब पार्क डूसू उस अंकल का फोन नंबर ट्रैक करके उसका एड्रेस निकालता है और उसके घर पहुंच जाता है। वो उस अंकल को बहुत मारता पीटता है और सारी सच्चाई वो अंकल उसे बता देता है कि उसने लीस यंग ई को एक एजेंट को बेच दिया है। ये सुनकर पार्क डूसू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस अंकल को बहुत मारता है। यही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीस यंग ई एक बार वाली के पास है और वो उसे सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि उससे वो टॉयलेट भी साफ करवाती है। अब शाम के समय उस बार में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। उसमें से एक कस्टमर बहुत ज्यादा शराब पीकर टल्ली हो जाता है और नशेड़ी हालत में वह एक बियर की बोतल जोर से दीवार में दे मारता है, जिसे साफ करने के लिए लीस यंगी को अपना खाना छोड़कर आना पड़ता है, जो कि वो उस समय डिनर कर रही होती है। लीस यंगी अब सारा कांच साफ करने लगती है। फिर से वो इंसान गुस्से से एक गिलास दीवार में दे मारता है, जिससे वो गिलास फूट जाता है और एक कांच लीस यंगी की गाल में घुस जाता है और काफी खून बहने लगता है। वो डांस बार वाली लीस यंगी को देखती है। उसे उसके डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय नेल पॉलिश उसके जख्म पर लगाने लगती है, जिससे उसको काफी दर्द होता है और वह रोने लगती है। रात को बहुत दुखी होकर लीस यंगी पार्क डूसू को कॉल करती है और रोते रोते उसे बताती है कि वह बहुत मुसीबत में है। उसकी इस तरह से बात सुनकर पार्क डूसू की आंखों में आंसू आने लगती है। पार्क डूसू लीस यंग ई से वहां का पता पूछता है और लीस यंग ई उसको वहां का एड्रेस बता देती है। और जब पार्क डूसू को पता लगता है कि उस छोटी बच्ची को एक डांस बार में बेचा गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत कार से उस एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो काफी रात हो जाती है। वो डांस बार के पास पहुंच जाता है। लीस यंग आई की ऐसी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। बार का गेट बंद होता है, जिससे वह गेट के कांच को तोड़कर लीस यंग आई को बाहर निकालता है और गले लगा लेता है। और यहाँ पर दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुकती है और ये दोनों काफी रोते हैं। अब गुस्से से पार्क डूसू बियर बार की लेडी को मारने जाता है। तभी जंग बे उसे रोकता है और पार्क डूसू उससे बोलता है कि उसने लीस यंगी को खरीदने के लिए जो भी पैसा खर्च किया है वो उसे सारा पैसा लौटा देगा। मगर वो लीस यंगी को अपने साथ ले जाता है। तभी वो बताती है कि उसने लीस यंगी को $400 में खरीदा था। पार्क डूसू उसे अपना फोन नंबर देकर कहता है कि वो उसे कल कॉल करें, वो उसका सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। पार्क डूसू और लीस यंगी वापस अपने घर लौटने लगते हैं। अगले दिन पार्क डूसू अपनी कार बेच देता है और उससे आए हुए $400 उस बियर बॉल लेडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लीस यंगी वापस पार्क डूसू के घर आकर काफी खुश है। पार्क डूसू लीस यंग ई को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके गाल की जख्म दिखाता है। डॉक्टर उसके जख्म को देखकर पार्क डूसू से बोलता है कि हमें इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना जख्म के निशान पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। पार्क डूसू $850 देकर लीस यंग आई की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अगले दिन उसे एक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जाता है। मगर प्रिंसिपल उससे कहता है कि लीस यंग ई एक अनऑफिशियल कोरियन इमिग्रेंट है, तो इस वजह से उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता। पर अगर कोई कोरियन उसे अडॉप्ट करे तो वो एक कोरियन कहलाएगी, जिससे उसका एडमिशन हो सकता है। पार्क डूसू लीस यंग आई के भविष्य के लिए वो उसको खुद ही अडॉप्ट कर लेता है और अब उसके बाद से लीस यंग आई स्कूल जाने लगती है और वह उस माहौल में घुलने मिलने लग जाती है। लीस यंग आई पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, जिससे वह अपने फर्स्ट एग्जाम में ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाती है, जिससे पार्क डूसू को बहुत खुशी होती है। इतने दिन से पार्क डूसू के पास लीस यंगी रह रही थी, लेकिन अभी भी पार्क डूसू लीस यंगी को पान कहकर ही पुकारता है। एक दिन ये दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी लीस यंगी पार्क डूसू से पूछती है कि आप मुझे पान नाम से क्यों पुकारते हैं। तो वो उसे बताता है पान मतलब गिरवी रखी हुई वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम मेरी दुनिया हो, इसलिए मैं तुम्हें पान कहकर पुकारता हूँ। देखते देखते दिन गुजरते हैं। अब लीस यंग आई बड़ी हो चुकी थी और वह हमेशा हाई स्कूल में फर्स्ट आया करती थी। उसकी इतनी कामयाबी देखकर पार्क डूसू बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद लीस यंग ई कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करती है और वह अब कॉलेज जाना शुरू कर देती है। वहीं कुछ दिनों के बाद एक रात लीस यंग ई की नानी का चाइना से कॉल आता है। वो पार्क डूसू को बताती है कि कांग मिंजा बहुत बीमार है और अपनी आखिरी पलों में लीस यंग ई से मिलना चाहती है।
यह सुनकर पार्क डूसू को बहुत बुरा लगता है और वह अगले ही दिन ली सियंग ई को लेकर चाइना के उस गांव में पहुंचता है जहां कांग मिंजा रहती है। अपने बचपन का गांव देख के ली सियंग ई भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वो घर पहुंचती है और ली सियंग ई की नानी ली सियंग ई से मिलकर बहुत खुश होती है। ली सियंग ई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कांग मिंजा अपनी बेटी को देखती है। वो अपनी बेटी को इतनी बड़ी देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और ली सियंग ई भी अपनी माँ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और आखिर में ये दोनों आपस में गले लगकर अपने दुख को हल्का करने की कोशिश करते हैं। कांग मिंजा पार्क डूसू के चरणों में अपना सर रखती है और पार्क डूसू से कहती है कि उसने उसकी बेटी की देखभाल उसके माँ बाप से भी अच्छी की है, जिसके लिए वह उसकी बहुत आभारी रहेगी। अब उसे किसी भी बात का गम नहीं, क्योंकि उसकी बेटी एक अच्छे इंसान की परिवश में पल रही है। रात को कांग मिंजा की माँ पार्क डूसू को बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि कांग मिंजा कभी भी मर सकती है। माँ बेटी की आखिरी मुलाकात करवाने के लिए वह पार्क डूसू का शुक्रिया करती है। थोड़ी देर बाद कांग मिंजा पार्क डूसू से कहती है कि हो सके तो वह ली सियंग आई के पिता का पता लगाए, क्योंकि उनका भी हक है जानने का कि उनकी बेटी इतनी बड़ी और बहुत काबिल हो चुकी है। ली सियंग ई के पिता जिंदा है। यह सुनकर पार्क डूसू बहुत शॉक होता है। वो इतने दिन से यह समझ रहा होता है कि उनकी मौत हो चुकी है। पार्क डूसू उसे प्रॉमिस करता है कि वो ली सियंग ई को उसके पिता से मिलवा जाएगा, मगर अंदर से पार्क डूसू बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह खुद को ही ली सियंग ई का पिता मानने लगता है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है कि अगर वह अपने पिता से मिली और उन्हीं के साथ हमेशा रहने लगी तो यह बातें उसे बहुत डिस्टर्ब करने लगती हैं। दूसरे दिन पार्क डूसू और ली सियंग ई अपने घर यानी साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं। एक दिन ली सियंग ई की नज़र पार्क डूसू के शूज़ पर जाती है जो पूरी तरह से घिस चुके हैं। ये देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि एक अनजान इंसान ने उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार दिया और वह अपनी पूरी कमाई ली सियंग ई के ऊपर खर्चा करता रहा। अपने खुद के ऊपर उसने कभी 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। अगले ही दिन वो एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेती है और जब उसे सैलरी मिलती है तो वो उस सैलरी से अपने पिता के लिए एक न्यू शूज़ लाती है। यहाँ पार्क डूसू ली सियंग ई के पिता की खोज में लगता है। तभी उसके सर में एक तरह का स्ट्रोक आने लगता है और आंखें धुंधला जाती हैं, लेकिन पार्क डूसू इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ली सियंग ई के पिता को ढूंढने लगता है। और कुछ समय के बाद पूछताछ करते करते पार्क डूसू ली सियंग ई के असली पिता के पास पहुंच जाता है। रात को पार्क डूसू ली सियंग ई को एक बड़े होटल में लेकर जाता है जहां ली सियंग ई के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। पार्क डूसू ली सियंग ई को उसके पिता के पास छोड़कर अपने घर चला आता है। वो बहुत शराब पीने लगता है और सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए वो ली सियंग ई के पिता नहीं है, वो हक किसी और का है। वो अंदर से बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि शायद अब ली सियंग ई के दिल में उसके लिए वह पिता का प्यार ना रहे। हो सकता है कि शायद ली सियंग आई अपने असली पिता के पास रहने के लिए चली जाए। तभी ली सियंग आई का फोन आता है। ली सियंग आई पार्क डूसू से कहती है ऐसा कैसे? वो वहां पर छोड़कर उसे वापस आ गया और कहती है कि आप मेरे पापा हैं और मेरी जगह आपके घर में है, ना कि किसी अनजान इंसान के घर में। और वह पार्क डूसू से कहती है कि जल्दी मुझे लेने आ जाओ, मैं आपकी राह देख रही हूँ। यह सुनकर पार्क डूसू बहुत इमोशनल हो जाता है और वो दोनों रोने लगते हैं। उसकी यह बातें सुनकर पार्क डूसू बहुत रोता है। वो उससे कहता है कि वो उसे पिकअप करने तुरंत ही आ रहा है और अब खुशी से ली सियंग आई का वो सीडी प्लेयर उठाता है जो ली सियंग आई बाइक पर बैठते वक्त सुनना पसंद करती है। वो अपनी बाइक से ली सियंग आई को लेने के लिए निकल जाता है और तभी अचानक ड्राइव करते वक्त उसके सर में बहुत जोरदार स्ट्रोक आता है। उसकी आंखें धुंधला जाती हैं और वह अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ ली सियंग आई उसके इंतजार में बैठी रहती है, मगर पार्क डूसू नहीं आता। पार्क डूसू उस दिन से लापता हो जाता है। ली सियंग ई और जंग बेई उसे सालों से ढूंढते रहते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। 10 साल गुजर जाते हैं, मगर पार्क डूसू का कहीं पता नहीं चलता। और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। जंग बेई को मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर वो पार्क डूसू नहीं बल्कि कोई और होता है। जंग बेई पार्क डूसू को पाने की आशा खो देता है। जंग बेई को लगता है कि शायद पार्क डूसू अब जिंदा ना हो, मगर ली सियंग ई का मन ही मानता कि उसके पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। एक दिन कार से जाते वक्त ली सियंग ई की नज़र बैनर की ओर जाती है जिसमें लिखा होता है आई एम द विनर,
जिसको देखकर ली सियंग ई को अपने बचपन की याद आती है। उसने पार्क डूसू का निक नेम रखा था। सुमो पार्क डूसू को भी ये नेम बहुत पसंद था और अब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सुमो नाम से सर्च करने को बोल होती है। इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर उन्हें बताता है कि 10 साल पहले वह बाइक एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उसे ब्रेन का प्रॉब्लम था जिससे उसे ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, मगर उसने लापरवाही की और उसने अपने आप में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा स्ट्रोक आया। अगर वह तभी इलाज करवाता तो आज उसकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। डॉक्टर उन्हें एक डायरी दिखाता है जो पार्क डूसू होती है, जिसमें उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, एक सुमो और दूसरा पान। डायरी में दिखा पान। नाम देख के ली सियंग ई को रोना आता है। अब एक आदमी उन्हें पार्क डूसू के रूम में ले जाता है। वो जंग बेई और ली सियंग ई से कहता है कि वो किसी को नहीं पहचानता। जंग बेई और ली सियंग ई दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें विंडो से बाहर नजर टिकाए बैठा पार्क डूसू दिखता है। उसकी ऐसी हालत देखकर जंग बेई को रोना आ जाता है। ली सियंग ई उसके सामने आती है मगर वो उसको नहीं पहचानता पाता है। ली सियंग ई उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि वो उसकी ली सियंग ई है, मगर पार्क डूसू उसको देखता रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब ली सियंग ई उसको बताती है कि वो उसकी पान है। पान नाम सुनकर पार्क डूसू वही नाम दोहराने लगता है। अब पार्क डूसू सीडी प्लेयर निकालता है और ली सियंग ई को देख के उसे पान कहकर बुलाने लगता है। ये देखकर ली सियंग ई पार्क डूसू को कहती है, आज से तुम मेरे पान हो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस दिला के रहूंगी, आज से मैं तुम्हें संभालूंगी। और वो पार्क डूसू के लिए लाए हुए शूज बाहर निकालती है। तभी उसकी नज़र मोजे में रखे हुए किसी पेपर की तरफ जाती है। वो पेपर निकाल कर देखती है तो वो बैंक का पासबुक होता है जिसमें पार्क डूसू ने ली सियंग ई के नाम पर हर दिन पैसे डिपॉजिट किए हुए होते हैं, जो ली सियंग ई के भविष्य के लिए होते हैं। वो देख के ली सियंग ई अपने आंसू नहीं रोक पाती और वह बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, जिस आदमी ने अपनी खुद की बीमारी पर खर्चा ना करके एक अनजान लड़की के भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे हो, वो इंसान नहीं भगवान ही हो सकता है। ली सियंग ई उसे पापा कहकर पुकारती है। पार्क डूसू की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। उससे अपनी पान याद आने लगती है। ली सियंग ई पार्क डूसू को घर लेकर आती है और उसकी देखभाल करती है और कुछ दिनों बाद ली सियंग ई की शादी होती है। पार्क डूसू जब ली सियंग ई के साथ स्टेज पर कदम रखता है तो जोरों से तालियां गूंज उठती हैं। तालियों की गूंज सुन के पार्क डूसू की याददाश्त वापस आती है और वो ली सियंग ई को बेटी कहकर बुलाता है। वो उसे ली सियंग ई कहकर पुकारता है। उसके चेहरे पर खुशी वाली स्माइल होती है जो एक बाप के चेहरे पर उसकी बेटी की शादी के वक्त होती है। ली सियंग ई अपने पापा के साथ एक ग्रुप फोटो कैप्चर करवाती है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, लव यू ऑल।